वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो कल का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 में आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम उसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे और ये पूरा प्रैक्टिस सेट है आपका जो एनसीईआरटी सीरीज पर आधारित है, पूरी व्याख्या के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जीएस के पार्ट के लिए भी आपको जीएस के पार्ट हिस्ट्री में जीएस के पार्ट के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सीटेट के वैसे अभ्यर्थी जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग स्टूडेंट, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय DSC DSSB TGT का भी फॉर्म निकला हुआ है, तो उसके लिए भी सोशल साइंस टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर जो है हम BPSC TRE 3.0 के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 और 9 to 10 के लिए वीडियो रेगुलर अपलोड किया जाएगा और अच्छी गाइडलाइन बताई जाएगी, सही तरीके से पास करने की टेक्निक बताई जाएगी, क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, ये सारी चीज़ें जो है आपको फोकस करके इस वीडियो के अंतर्गत बताई जा रही हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा उत्तर उसका सही होगा। पहला ऑप्शन है रबाब, सरोद, सितार और वीणा। इन चारों में कौन है जिससे अमीर खुसरो जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो जो है सितार से जुड़े हुए थे, सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? ममलूक वंश ये सल्तनत काल के अंतर्गत एक वंश है, जिसमें पूछ रहा है कि वो ममलूक वंश के शासक से कौन शासक संबंधित था। ऑप्शन आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन या मोहम्मद गोरी। तो बलबन जो है यह ममलूक वंश का था, बलबन ही ममलूक वंश का था, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत पर बहुत से राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला राजवंश था गुलाम वंश। और दिल्ली राजवंश काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला। ये सुमेल करना है आपको, यहाँ पे देख लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इधर उनके राज्य में होने वाले कार्यों के बारे में दिया है। सही माप के लिए भूमि का निर्धारण, राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान, कृषि के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना या उद्योग कार्यालय की स्थापना, ये संबंधित चीज़ें आपको इसमें बताना है। तो मिलान को सही देख लेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था उसके संदर्भ में देख लेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यह कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक जो था यह आपका संबंधित था उद्योग कार्यालय यानी रोजगार कार्यालय इसने खोला था। तो प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। और इसके बाद बलबन जो है, बलबन राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया था इसने, यानी इसने जो है राजत्व के सिद्धांत को लागू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया था। तो इस तरह आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। और इसमें आपका 1 का 3 हो जाएगा।
और यही वाला आपका ऑप्शन सही है इसमें, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि 1 का 3 इसी में है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी आपका सूची मिलान वाला भी है। तो यहाँ पे एक तरफ दीवाने रिसालत, दीवाने कोही, दीवाने इंसा और दीवाने अर्ज दिया है। एक तरफ कृषि विभाग, सैन्य मामलों का विभाग, धार्मिक मामलों का विभाग और पत्राचार विभाग। तो इसका देख लेंगे। दीवाने रसालत या रिसालत भी कहते हैं इसको, तो यह धार्मिक मामलों से संबंधित था। दीवाने कोही जो है यह कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवाने इंसा जो है यह आपका पत्राचार विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज जो है सैन्य मामलों से संबंधित था। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का पहला। आपके ऑप्शन में देखेंगे ए का 3 और बी का पहला जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ पे है? गुप्त काल में सबसे पहला यही एक प्रश्न आपका बन गया कि विष्णु की वराह अवतार की प्रतिमा किस काल की है, तो वो गुप्त काल की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। और यह प्रतिमा कहाँ पे है आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपके उदयगिरि गुफा, कनेरी गुफा, एलोरा गुफा या एलिफेंटा गुफा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उदयगिरि गुफा में यह प्रतिमा आज भी है। तो यहाँ और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात, उदयगिरि गुफा का निर्माण जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। उदयगिरि गुफा का निर्माण जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो आपसे ऑप्शन हो जाएंगे पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में या अटक में। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्भांडपुर में। उद्भांडपुर में शाही राजधानी थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। और एक बात और जान लेंगे, ये शाही राज्य के राजा जो थे इनका क्या नाम था? तो शाही राज्य हिंदू शाही राज्य था और उसके राजा का नाम था जयपाल। जयपाल राजा का नाम था और उसी की राजधानी उद्भांडपुर थी। और जयपाल के विरुद्ध ही अभियान छेड़ दिया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह आपका अगला प्रश्न है कि अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे चचनामा, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो और किताबुल हिंद। इनमें से किस ग्रंथ में जो है सिंध विजय का वर्णन मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चचनामा में जो है सिंध विजय का वर्णन मिलता है। चचनामा में सिंध विजय का वर्णन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेंगे चचनामा के संदर्भ में, तो यह अरबी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह किस में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसके लेखक का नाम मतलब इसका लेखक अज्ञात है, यानी उसका पता नहीं है इसे किसने लिखा है। मगर यह बात है, यह अज्ञात है कि अरबी भाषा में वह लिखा गया है। एक बात और इसके संदर्भ में देख लेंगे, इस चचनामा का जो अनुवाद जो है 1216 ईस्वी में फारसी में किया गया था। फारसी में इसका अनुवाद 1216 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अबू बकर कोफी के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नाडू क्या था? अगला प्रश्न है आपका, नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी या एक प्रशासकीय विभाग। आपको बताना है नाडू क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रशासकीय विभाग जो था ये नाडू था। इसको प्रशासनिक इकाई भी कह सकते हैं
यह एक प्रशासनिक इकाई थी और जिले के समान थी। एक जिला, जैसे नाडु को जिला भी कह सकते हैं, तो यह एक प्रशासनिक इकाई भी थी। नाडु एक जिला भी था। नाडु को जिला से संबंधित कर सकते हैं, जिले के समान ही था ये। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण या सैन्य व्यवस्था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। ये चोल वंश के शासकों की महानता इसी कार्य पर निर्धारित थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण आप बात जान लीजिएगा कि चोल वंश के शासकों की सबसे महान उपलब्धि जो थी, ये शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय शासन व्यवस्था थी। वो कौन सी व्यवस्था थी? तो स्थानीय शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत थी। स्थानीय शासन व्यवस्था जो है इन्होंने आरंभ किया था। और इस स्थानीय शासन व्यवस्था में जो है इन्होंने अच्छे से शासन, ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था की थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे, परांतक प्रथम जो था, इसके लेख में जो है उर सभा या महासभा एवं नगरम नामक संस्थाओं का विवरण भी प्राप्त होता है। उर सभा नगरम नामक संस्थाओं का विवरण भी प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त। इन चारों में कौन थे भारत के नेपोलियन के नाम से जिसको प्रसिद्ध है, इनको जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, ये भी जान लेना जरूरी है। तो स्मिथ महोदय ने जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात जानेंगे, तो इसका जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं उसका विवरण हमें जो है प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से जो है यह इसका विवरण हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा कोष है वो कहाँ मिला था, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है बस्ती, कोटावा, बयाना या हाजीपुर। ये कौन से उत्तर होंगे आपके इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा बयाना। बयाना में जो है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है। और बयाना कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ये बयाना आपका राजस्थान में है। और यहीं से जो है 1821 ईस्वी में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। और 1821 ईस्वी में गुप्तकालीन कैसे सिक्कों की, चांदी या सोने के, तो उसमें सोने के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ था। 1821 में सोने के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंठक शोधन से संबंधित है? कंठक शोधन से संबंधित कौन सा विभाग है? तो क्या वो कराधान, उद्योग, पथकर या न्यायपालिका? आपको बताना है इनमें से कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा न्यायपालिका। यह न्यायपालिका विभाग से कंठक शोधन संबंधित है। और मौर्य काल में जो थे न्यायालय मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। एक धर्म स्थल का हो जाता था, धर्मस्थी होता था, और दूसरा होता था कंठक शोधन। तो
ये इस तरह की इसमें व्याख्याएं हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई थी? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने और दुकानों पर धरना, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार, ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, या लोक परिवहन और संचार प्रणाली का बहिष्कार। इन ऑप्शन में से आपके कौन से उत्तर सही हो जाएंगे आपको बताना है। तो इसमें पूछ रहा है, इस बात को आप नोट करिएगा, कौन सा भाग नहीं है, योजना का मूल भाग नहीं था, यही आपको बताना है, इस बात को ध्यान देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, यही इसका मूल योजना का भाग नहीं था। बाकी आपका जो है ये तीनों, विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों का बहिष्कार, और लोक परिवहन और संचार प्रणाली का बहिष्कार, तो ये नहीं था। बाकी इसमें ये नहीं था और बाकी ये तीनों शामिल थे आपके। तो इसके तहत ये इसमें ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? शाहजी की ढेरी के स्तूप के प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, शिव और ब्रह्मा, और विष्णु और इंद्र। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा और इंद्र। ब्रह्मा और इंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 49वां प्रश्न देखेंगे, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? इम्पोर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको बताना है, क्या वो वसुबंधु थे, शीलभद्र, प्रभाकर मित्र, या नागार्जुन? ये हर्ष के शासनकाल के समय में पूछ रहा है, उस समय बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शीलभद्र जो थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, या इनको कह सकते हैं कि ये आचार्य थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, प्रमुख आचार्य थे हर्ष के समय में। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहीं पे चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा आया था। ह्वेनसांग कौन आया था? ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री था, और यहीं पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। जब वो यहाँ पे आया था तब वहाँ के कुलपति जो थे यही शीलभद्र थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नासिक और कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित हैं? ये दोनों गुफाएं ही महत्वपूर्ण हैं। तो नासिक और कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित, किसके राज्य में स्थित थे? तो क्या वो शकों, शुंगों, कर्दमकों और सातवाहनों? ये चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से कौन है सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक और कार्ले की गुफाएं जो थी, यह सातवाहन राज्य से संबंधित थे। सातवाहन के काल में जो थे ये संबंधित थे। और ये नासिक और कार्ले जो थे, इसकी गुफाएं जो थी, यह बौद्ध स्थल थे। आप इनको जान लें, यह बौद्ध स्थल थे, यह बौद्ध स्थल थे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में और जान लेंगे नासिक और कार्ले के संबंध में। तो कार्ले चैत्य जो है, इसको चैत्य भी कहा जाता है, गुफा भी कहा जाता है, भारत के सर्वाधिक सुंदर और भव्य स्मारकों में से एक भी है, और सबसे बड़ा भी है। कार्ले, इसको ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा भी है और अभी तक सुरक्षित अवस्था में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है परुषणी, सुतुद्री, वितस्ता या अस्किनी। किस नाम से जो है वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था? तो वैदिक काल में चिनाब नदी को जो है अस्किनी के नाम से जाना जाता था, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा।
और अन्य नदियों में जो है ये परुषणी, रावी नदी आपका है, और इसके अलावा ये सतलज हो जाएंगे, सतलज, सतलुज को सतलज कहा जाता था। और इसके अलावा जो है झेलम नदी ये थी वितस्ता, ये झेलम नदी। तो चारों के बारे में आपने जान लिया कि अस्किनी जो है आपका चिनाब नदी है, रावी परुषणी नदी को कहा जाता था, रावी नदी को इस समय परुषणी कहा जाता था, और सतलज को जो है सतुद्री कहा जाता था उस समय, और झेलम को वितस्ता कहा जाता था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है राणायणीय संहिता संबंध है ऋजुवेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सामवेद से संबंधित है। और यह राणायणीय जो संहिता थी यह किस राज्य से संबंधित थी? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित थी, यह महाराष्ट्र से संबंधित थी। और इसके अलावा कौथुम संहिता जो थी गुजरात से संबंधित थी, जैमिनीय संहिता जो थी कर्नाटक से संबंधित थी। और सामवेद की सबसे प्रचलित जो संहिता है वो कौथिम संहिता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है? तो जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है खफी खां, दाऊद खां, शाही खां या अली शाह। इसमें देखिए सबसे पहले जैनुल आबिदीन के बारे में जान लेंगे। तो इसका शासन काल जो था 1420 से लेके 70 ईस्वी तक था, और इसका वास्तविक नाम जो था ये शाही खां था, और यह कश्मीर का एक महान शासक था। अब पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। आपके ऑप्शन चीन हो जाएगा, ग्रीस, इराक या श्रीलंका। किससे उसका प्राचीन संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका उत्तर हो जाएगा इराक से। इराक जो मेसोपोटामिया इसको कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ विकसित हुई थी, तो इससे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है सिंधु घाटी में किस धातु की जानकारी मिलती है? सिंधु सभ्यता में जो थी वो किस धातु की जानकारी मिलती है? ऑप्शन हो जाएगा सोना, कांस्य, चांदी या तांबा। इसमें से कौन था जिसमें सिंधु सभ्यता में इसकी जानकारी प्राप्त हुई है? तो निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आपको पता ही हो गया होगा कि कांस्य की प्राप्ति हुई थी, जानकारी उसकी मिलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उन्नीस सौ सैंतीस के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये सी राजगोपालाचारी नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? पूछ रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सिंध, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है आपका, और वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर, ये घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और 1961 में जो है बीबी लाल ने और तथा बी के थापड़ ने इसकी खुदाई की थी। और एक और महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में आप देख लेंगे, जान लेंगे, कालीबंगा को जो है हड़प्पा सभ्यता की, सेंधो सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है।
तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो ये कालीबंगा को कहा जाता है। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये कालीबंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये इम्पोर्टेंट है आपका, किस धातु का उनको ज्ञान नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, उन्हें लोहा, ऑप्शन देख लेंगे, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो उत्तर इसका हो जाएगा लोहा को उनका ज्ञान वो नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये मिलान करना है आपका, पूरा ये युग है आपका, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, समाधान R37, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति, जुते हुए खेत। ये आपका मिलान करना है। तो ये कहाँ कहाँ से मिले हैं इसको आपको देख लेना है, तो सही सुमेलित करना है। तो हड़प्पा से आपका क्या मिला है उसको देखना है। तो हड़प्पा से ये सही है आपका, समाधान RH ही मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, ये भी सही है, बंदरगाह। अब यहाँ कालीबंगा से आपको मैंने भी ऊपर बताया, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 4 हो जाएगा और D का 3, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ भी मिलान करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कच्चे और पक्के मकान, नदी तट अवसास अधिवास, शैलाश्रय और अधिवास या गर्त अधिवास। आपको मिलान करना है, इसमें बताना है कि आपके उत्तर क्या होंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो पर चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो था आपका ये नदी तट अधिवास, नदियों के किनारे लोग रहते थे। और इसके बाद मध्य पाषाण काल में ये आपका शैलाश्रय अधिवास, यानी पहाड़ों पर रहते थे मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में देखेंगे तो नव पाषाण काल में ये आपका गर्त अधिवास, यानी जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके या पहाड़ों को खोद करके उसके नीचे रहते थे, गर्तावास। और गर्तावास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है, इसको भी आप जान लेंगे। बुर्जहोम में गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। तो यहाँ से गर्तावास मिला है। अब बचा ताम्र पाषाण काल, तो ताम्र पाषाण काल में जो है कच्चे और पक्के मकान, इसका मिलान हो गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? A का 2 हो जाएगा, A का 2, A का 2, A का 2 सिर्फ और सिर्फ B में है, तो B वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी मिलान कर लेंगे आप। अब अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? जिन्होंने प्राग इतिहास को आरंभ किया था उनको किन्हें श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, HD सांकलिया या D टेरा। किनको जो है ये मतलब श्रेय दिया जाता है प्राग इतिहास के अध्ययन को शुरुआत करने का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट को इसका श्रेय दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। इन्होंने ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित थे और सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में इन्होंने जो है पाषाणकालीन बस्तियों के खोज की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? यह भी इम्पोर्टेंट है आपका। भारत में प्रथम धातु संभवतः इसका प्रयोग किया गया था, तो इसका उत्तर आप बताएंगे। आपका ऑप्शन 4 है, लोहा, तांबा, चांदी, सोना और चांदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
सर्वप्रथम जिन औजारों का प्रयोग किया गया था, जिन धातु का प्रयोग किया गया था, वो तांबा थे। तांबा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिन व्हीलर या HD सांकलिया। कौन इसमें थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है सर्वप्रथम ASI द्वारा इन्होंने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। और वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और पूरा BPSC का जो हिस्ट्री और पॉलिटी पूरा कवर करेंगे हम। निश्चित रूप से आप आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।